जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और वो भी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को हम जानेंगे भी। लगभग इन 1200 सालों में वहां पर किनका राज रहा, वहां के किसान यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी, और साथ में जानेंगे नगरीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी। तो बात को हम आगे बढ़ाएं, टू द पॉइंट हम टॉपिक को स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ बेसिक चीज आपको समझ लेनी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, ताकि इस पूरे चैप्टर की कहानी को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप अब तक आपने पिछले चैप्टर में जान लिया है भी 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता है वो काफी विकसित थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। धीरे धीरे उसका चाहे राजनीतिक कारण रहे हो चाहे प्राकृतिक कारण रहे हो, इस सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम यहां के लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे दो तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो उत्तर की तरफ गंगा नदी घाटी क्षेत्र की तरफ और दूसरा नीचे दक्षिणी साइड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। और यहां पीछे वही अब वापिस, क्योंकि नगर तो जाते रहे, तो वापिस कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक है वो वापिस देखने को मिलती है। इसके बाद लगभग 1500 सालों के बाद वापिस नगरों का विकास होता है, वो भी गंगा नदी घाटी क्षेत्र में। अब इस बीच का जो गैप है, इसके दौरान की अगर हम बात करें तो इस सिंधु घाटी क्षेत्र में उत्तरी साइड से आर्य आए और इन्होंने यहां पर पहला वेद लिखा जिसका नाम है ऋग्वेद, और जिसका टाइम पीरियड बताया जाता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच शायद ये लिखा गया होगा। इसलिए इस टाइम को, इस जो आर्यों का जो ये टाइम था, इसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है, और ये एक ग्रामीण व्यवस्था थी उस टाइम की। फिर धीरे धीरे वापिस शहरों का विकास शुरू होता है, और वो विकास शुरू होता है गंगा नदी घाटी क्षेत्र के अंदर। और इसी क्षेत्र में बाद में 3 वेद और लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्योंकि वो इस टाइम के काफी बाद के हैं, इसलिए उन्हें उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है वो कहा जाता है। तो जब इस उत्तरी भारत के इस क्षेत्र के अंदर नगरों का विकास स्टार्ट हुआ, तो यहां की जानकारी मिलती है हमें विभिन्न साक्ष्यों से भी। यहां पर 16 महाजनपद है उनका डेवलपमेंट हुआ, यानी वापिस गांव से नगरों का विकास, नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस बात को कर रहे हैं इन सब की हमारे पास लिखित जानकारी है, क्योंकि इस टाइम पीरियड से हमें जो चीजें मिली है उनके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। क्योंकि उन लिखित साक्ष्यों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस लिपि का इस्तेमाल किया है, उसको इतिहासकारों ने पढ़ लिया है। तो इसलिए जब यहां ये जो महाजनपद बने, नगर विकसित हुए, जिनकी संख्या 16 बताई गई, ये टाइम है लगभग 600 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड है। इसका मतलब यहीं से हमारा आरंभिक इतिहास प्रारंभ हो जाता है, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। फिर क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, जो कि आज हमारा बिहार वाला जो एरिया है वो काफी शक्तिशाली हो जाता है। वो शक्तिशाली क्यों हो जाता है उसका हम अभी थोड़े टाइम बाद उस पर चर्चा करेंगे। और यहां का अंतिम शासक था शक्तिशाली शासक धनानंद, उसको हराता है चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से, चाणक्य नीति से।
और मौर्य वंश की इस क्षेत्र के अंदर स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बाद में राज करता है बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक राज करता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया। अशोक के टाइम की बात करें तो उस टाइम उसने भारत को एक सूत्र में बांधने की पूरी कोशिश की और वो महान सम्राट है वो कहलाया, क्योंकि उस टाइम अशोक के टाइम में पूरे भारत के अंदर उसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब अशोक के बाद के दूसरे शासकों की बात करें मौर्य वंश की, तो वो उतने पावरफुल नहीं थे। अगले 50 सालों में कमजोर उत्तराधिकारी के कारण उनके साम्राज्य के ऊपर जो पकड़ है वो ढीली होनी स्टार्ट हो गई। कहां तो मगध, जिसका प्रभाव सबके ऊपर था, उनके राजा वो बने थे, अब पकड़ ढीली होती जा रही थी। शायद उनका पीक पॉइंट खत्म हो चुका था। तब उनको हराता है उन्हीं का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और उस क्षेत्र में करता है शुंग वंश की स्थापना। फिर इस शुंग को भी आगे कण्व हरा देते हैं, कण्व को भी आगे और हरा देते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा स्थायी कोई शासन है वो लंबे टाइम तक यहां नहीं कर पाता है। तो क्योंकि मौर्यों की पकड़ कम हो गई थी, तो जिसको जो मौका मिला उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया। तो हुआ क्या भी, मौर्यों के पतन के साथ ही यहां जो अपना पश्चिमी उत्तर वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र के अंदर शकों ने राज किया। ऊपर उत्तर साइड की बात करें तो यहां पर कुषाणों ने शासन किया। ये वही कुषाण हैं जिन्होंने वो जो मगध वाला क्षेत्र था, जहां पहले आए थे शुंग, उसके बाद कण्व और उसके बाद और उनको हराकर इस क्षेत्र के ऊपर भी राज करना स्टार्ट कर दिया। और दक्षिणी भारत की बात करें तो उस टाइम यहां दक्कन वाले क्षेत्र में सातवाहन जो शासक हुए उन्होंने राज किया। और बिल्कुल दक्षिण में बात करें तो चोल, चेर और पांड्य वंश है, उन्होंने अपना राज स्टार्ट कर लिया। तो एक तरीके से ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप इस बात को समझना चाहे भी, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत, तो आपकी इसमें ज्योग्राफी है वो काफी मदद करेगी। तो लगभग मध्य भारत के अंदर यहां पर है नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वतमाला, ये उत्तर और दक्षिण में भारत को बांट देती है। और विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे ये जो यहां पर पठारी जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है दक्कन क्षेत्र, और बाकी ये पूरा दक्षिणी भारत है। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में जिन मौर्यों का राज था वो राज खत्म हो गया। इधर शक आ गए, तो यहां शक एक तरफ बैठे रहे, इनको ज्यादा किसी ने परेशान नहीं किया, ये अपना राज करते रहे कुछ टाइम के लिए। इधर फिर बाद में कुषाणों का राज हो गया, और दक्षिण में कौन आ गए, सातवाहन आ गए, और चोल, चेर और पांड्या आ गए। अब आगे चलकर क्या होता है, इन कुषाणों को भी हराने वाले आ जाते हैं, और वो कौन है, वो है उत्तर भारत के अंदर गुप्त। गुप्त है वो कुषाणों को हरा देते हैं और किसकी स्थापना करते हैं, इस क्षेत्र के अंदर गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है उत्तर भारत में। और इन गुप्तों का अंत आगे जाके होता है, हर्षवर्धन करता है और वर्धन वंश की स्थापना करता है, लगभग 600 ईस्वी के आसपास का टाइम है। तो पहले ये एक महाजनपद मगध जो आज का बिहार है, फिर यहां पर मौर्यों का राज रहा। मौर्यों के बाद में ज्यादा टाइम राज किया यहां पर कुषाणों ने, उन्होंने मौर्यों की तरह प्रयास किया, हालांकि बीच में और भी आए, उनके प्रयास असफल रहे। फिर कुषाणों को पराजित करते हैं गुप्त, और गुप्त वंश की स्थापना करते हैं, और काफी समृद्धि है वो इस क्षेत्र की उस टाइम होती है। बात करें दक्षिणी भारत की, तो आपको पहले बताया भी वहां पहले सातवाहन, चोल, चेर और पांड्या ये आ गए।
बाद में क्या हुआ, इसी दक्कन क्षेत्र के अंदर जहां सातवाहन थे उन्हीं के पास ऊपर वाकाटक वंश है, वो भी आता है, वो भी यहां पर राज करता है। और इसके साथ साथ इधर जो बिल्कुल साउथ की बात करें तो कर्नाटक वाली साइड में आते हैं चालुक्य वंश, ये राज करता है। और नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर पल्लव वंश है, वो राज करता है। इनका टाइम भी अगर बात करें तो वही 500 से 600 ईस्वी का टाइम है। तो देखिएगा हमने कहानी कहां स्टार्ट की, हमने कहानी स्टार्ट की जब महाजन पदों का जन्म, जिसके जन्म की हमें जानकारी मिली है लिखित साक्ष्यों से, वो है 600 ईसा पूर्व से। तो उत्तर और दक्षिण में इधर गुप्तों का अंत हो जाता है और इधर चालुक्य और पल्लव वंश है वो आ जाते हैं। वो टाइम पीरियड भी लगभग 600 ईस्वी का टाइम है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो भी हम इस चैप्टर के अंदर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम पीरियड के दौरान जिन राजवंशों ने कुछ अच्छा किया, जिन राजाओं ने किया, उनके बारे में जानेंगे। उनकी प्रशासनिक जो नियंत्रण करने के जो सिस्टम था उसको जानेंगे और ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था की जानकारी इस दूसरे चैप्टर के अंदर प्राप्त करेंगे। और इसी टाइम पीरियड की बातों की अन्य जानकारी हम तीसरे और चौथे चैप्टर के अंदर है वो प्राप्त करेंगे। तो 1200 साल का जो टाइम पीरियड है इसको 3 भागों में अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। यहां जैसे आपको बताया राजनीतिक और आर्थिक विकास पढ़ेंगे, आगे चल के हम सामाजिक विकास की बात करेंगे, फिर आगे चल के हम वहां के धार्मिक विकास की बातें हैं वो भी समझेंगे। तो इन बचे हुए तीनों चैप्टर के अंदर आपको इसी कहानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनसे आपका परिचय करवा दिया है ताकि चीजें आपको समझना आगे बहुत ही आसान है वो हो जाए। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें आपके क्लियर हुई होगी। और एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है, ज्यादा तारीखों में नहीं उलझना है। आपके स्कूली सिलेबस के अंदर तारीखों से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो नहीं आएंगे भी कौन सा राजवंश कब स्थापित हुआ क्या है। हाँ, एक आपको नॉलेज लेने के लिए आप देखते हो हर चैप्टर के पीछे जो कालखंड है वो आपको दिए गए हैं। जैसे यहां बात करूं तो मैंने पहले कालखंड का जो पिक्चर है वो यहां पर शो की गई है, किस टाइम कौन आया, किसने आक्रमण किया, कुछ बेसिक बातें बताई गई है। हाँ, भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इनमें से कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए जब भी आप सिलेबस को पढ़ें अभी स्टार्टिंग के अंदर तो इन चीजों को भी आप थोड़ा सा रिवाइज है वो करते रहिएगा। चलिए अब हम बात करें भी जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की, इन सब की जानकारी हमें मिलती है उस टाइम के सिक्कों से, अभिलेखों से, ताम्रपत्र से और उस टाइम की शिल्प कला से जानकारी प्राप्त होती है। यहां पर चाहे अभिलेख है चाहे ताम्रपत्र है, इनके ऊपर जो लिखी गई लिपि है उसको इतिहासकारों ने पढ़ लिया है, इसलिए इनके बारे में ये श्रेष्ठ जानकारियां हम यहां पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को शुरू से, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ये बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था टॉपिक स्टार्ट होता है आपका प्रिंसेप और पियदसी नाम से। अब इसका कोई रिलेशन है, यहां पर जो नाम है प्रिंसेप, इनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप, और ये एक अंग्रेज थे और इंटरेस्ट था इनको इन पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करने का। तो इन्होंने ही हमें सारी जानकारियां स्टार्टिंग में उपलब्ध करवाई है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 के अंदर उस टाइम के जो अभिलेख मिले हैं उनके ऊपर जो लिपि मिली जो थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, उनको पढ़ लिया था भी। उनके ऊपर जो अक्षर लिखे थे, जो लिपियां लिखी थी, उनको देवनागरी लिपि से मैच करके ये क्लियर कर दिया भी इसका मतलब ये है।
तो उस हिसाब से ही हमने इतिहास की, आरंभिक इतिहास की जानकारी है वो बटोर ली है। तो इसलिए सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमें जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानकारी दी है, जिसने इसकी जानकारी हमें सबसे पहले बताई। अब भाषा और लिपि आप समझते हो, जैसे हमारी हिंदी भाषा की बात करें तो उसको जो लिखने का कैक है, जो लिखने का तरीका है, उसको लिपि कहते हैं, और वो है देवनागरी लिपि। इसका मतलब मौर्यों के टाइम में जो लिखावट यूज होती थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी प्रकार की लिपियां थी। दो प्रकार की मिल गई हमें, और इन्हीं लिपियों के उपयोग से आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में इनका इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर मौर्य वंश के शासक अशोक का नाम भी मिलता है, और इन्होंने ये भी देखा भी इसकी एक उपाधि भी मिलती है इनके अंदर, जिसका नाम है पियदस्सी, और जिसका मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा। ये रहे महान सम्राट अशोक, बहुत ही सुंदर मुख वाले राजा। इनकी उपाधि पियदस्सी ये मिलती है अभिलेखों के अंदर। और बौद्ध ग्रंथों की बात करें, क्योंकि बौद्ध और जैन जो संप्रदाय हैं इनका उदय भी तो उसी टाइम 600 ईसा पूर्व के आसपास ही हुआ, तो इसलिए यहां से भी हमें बहुत सी लिखित जानकारियां मिलती है। और इन्होंने ये बताया भी उस टाइम अशोक सबसे प्रसिद्ध राजा था। यहां एक जिक्र आ रहा है बार बार अभिलेख। हो सकता है आप सोचें भी अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख होता है भी कोई पत्थर, धातु या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर कोई चीज लिख कर वहां लगा दी जाती है, तो उसको अभिलेख है वो कहा जाता है। और इसको लिखने में प्राकृत भाषाओं का उल्लेख है वो मिलता है। प्राकृत भाषा वो होती है जो आम जनमानस की भाषा होती है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, और उसी की लिपियों की बात की हमने, वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि हो सकती है। अब बात करें आगे भी, अब आपने समझ लिया भी जेम्स प्रिंसेप ने जो आरंभिक भारतीय इतिहास है उसके अध्ययन में हमें एक नई दिशा दे दी। कैसे दी? इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की जानकारी है वो हमें दे दी, जिसे हमें समझना है वो आसान हो गया। हमने वहां के राजनीतिक विवरण को उसी हिसाब से तैयार किया है, और साथ में समझने की कोशिश की गई भी जैसे जैसे वहां राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था उन लगभग 1200 सालों में भी उनका वहां के सामाजिक और आर्थिक विकास से किस प्रकार का संबंध है। कभी सोचते हैं भी डायरेक्ट नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट संबंध तो जरूर रहा होगा। इसलिए जेम्स प्रिंसेप का अध्ययन है वो हमें एक नई डायरेक्शन, नई दिशा है वो देता है। इसके बाद बात करें हम प्रारंभिक राज्य। अब बात आती है, हमने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है आरंभिक इतिहास की जानकारी का, वो लिया है 600 BC यानी ईसा पूर्व। इसको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। यह अपने आप में एक प्यारा प्रश्न बनता है भी क्यों कहा जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। 600 BC का जो टाइम पीरियड है वो आरंभिक इतिहास यहीं से माना जाता है। अब आपको आइडिया होने भी लग गया है भी क्यों माना जाता है। इस काल में अक्सर आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया है इस टाइम को, क्योंकि ये चीजें इसी टाइम में प्राप्त हुई। और इसी टाइम में संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र यानी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है करनी वो भी शुरू कर दी थी। वहां के राजा और अन्य लोगों के लिए इन्होंने नियम बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे, और कहा कि राजा वो बनेगा जो क्षत्रिय होगा। तो इसका मतलब ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था दी थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो बातें आई ये इसी टाइम पीरियड की है, इसी टाइम पीरियड की, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इस काल में बौद्ध और जैन साहित्य से नई धार्मिक विचारधाराओं का उदय होता है। और उस टाइम की अगर बात करें तो इन बौद्ध और जैनों ने आत्म संयम और तपस्या के ऊपर बल दिया था, और यही बात हमारे उपनिषदों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए लोगों की उपनिषदों के प्रति जो निष्ठा है, जो लोकप्रियता है, वो बढ़ गई थी। और बौद्ध और जैन धर्म के
आरंभिक ग्रंथों से ही हमें जानकारी मिलती है उन 16 महाजनपदों की जानकारी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां और वर्तमान में वो जगह कौन सी है उसकी बात है, वो की गई है। महाजनपद यानी एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर लोग निवास करते हैं, वो महाजनपद कहलाया। फिर हमने याद कीजिए पीछे जो हम बात करके आए हैं भी, लगभग विकसित हड़प्पा सभ्यता के 1500 सालों के बाद जो महाजनपद है उनका उदय होता है, अर्थात वापिस गांवों से नगरीय जो सिस्टम है वो प्रारंभ होता है इस क्षेत्र में। अब बात करें इन 16 महाजनपदों की, तो आपको मैप के ऊपर थोड़ा अभ्यास भी करना है, कोशिश कीजिए 2-4 बार हम करेंगे तो नाम भी याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे, ये इलाका रहा और ये इलाका जहां पर ये 16 महाजनपद रहे, ये यूपी बिहार वाला इलाका है, इस पर आप ज्यादा फोकस करके देखिए। फिर ये आई, इन 16 के अंदर सबसे मजबूत कौन सा था, तो सभी जगह 16 के नाम की उल्लेख है वो नहीं मिलता है। तब ये देखा गया कि जिनका नाम ज्यादा के अंदर कॉमन मिलता है वही स्ट्रोंग रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग जो सोर्सेज है उनमें कई जगहों के नाम अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। तो इन महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, जो जैन और बौद्ध वाले ग्रंथों की बात की। फिर भी जो वज्जी है, ये रहा वज्जी, और जो मगध है, और जो कौशल है, जो कुरु है, जो पांचाल है, जो अवंती है, जो गांधार है, इनके नाम कॉमन मिल रहे हैं। तब ये हम पता कर सकते हैं, सोच सकते हैं भी शायद इन 16 के अंदर ये ज्यादा थोड़े मजबूत रहे होंगे, तो ये अच्छे या बड़े वालों में गिने जाते होंगे। और इन्हीं सब महाजनपदों की अगर बात करें भी, इनकी खासियत क्या रही है, सबसे पहले उसको जान ले। तो इन महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था भी, राजा कोई न कोई राजा होता था, वो राज करता था। किस तरीके से करता था वो समझते हैं। इसमें गण और संघ के नाम के राज्यों के अंदर लोगों का समूह शासन करता था। इन महाजनपदों को भी गण और इनके संघ होते थे, वहां पर एक आदमी नहीं कई आदमियों का समूह होता था, वो राज करता था, और प्रत्येक जो उस समूह का व्यक्ति होता था वो राजा कहलाता था। हमने अभी बौद्ध और जैन धर्मों की बात की, उनके प्रवर्तकों के बारे में भी आगे जाकर लास्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज यहां जान ले जो जिसका फायदा आपको आगे मिलेगा। जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उनका संबंध शाक्य गण से था, शाक्य गण के थे बुद्ध। और महावीर जैन की अगर बात करें तो उनका संबंध था वज्जी संघ से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बुद्ध का संबंध शाक्य गण से और महावीर जैन का संबंध वज्जी संघ से रहा। भाई अब क्या है जी आगे भी, इस हर जो महाजनपद था 16, इन सब की एक राजधानी भी होती थी, और वो राजधानी किले से घिरे हुए होती थी, पूरी किलाबंदी चारों तरफ से की गई होती थी, दीवारों से, मिट्टी से। जैसे ये डायग्राम यहाँ पर ये दीवार खींची हुई मिली है, जिससे पता चल रहा है भी किलाबंदी है वो की गई होगी। अब किलाबंदी की है तो किले की सुरक्षा के लिए भी, उस राजधानी की सुरक्षा के लिए भी हमें आर्मी और कर्मचारियों को रखना पड़ेगा, इसका मतलब उनको भी वेतन देना पड़ेगा। तो व्यवस्था संभालने के लिए धन चाहिए, और धन फिर राजा कैसे प्राप्त करता, धन वो किसानों से, व्यापारियों से, और जो शिल्पकार जो व्यापारी लोग थे उनसे वो टैक्स है वो वसूल करते थे, और साथ में भेंट नजराना है वो भी ले लेते थे, नजराना खुद के लिए और टैक्स है वो उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए लेते थे। और कई बार तो यहां तक बताते हैं भी धन जुटाने के लिए अगर पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना है तो वो उसको गलत नहीं मानते थे, सही है भैया मेरी प्रजा की सुरक्षा करनी है, मैं तो लूट के लाऊंगा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कुछ जो स्टेट्स थे, महाजनपद थे, उन्होंने अपनी सेना है वो परमानेंट है वो बना ली, और साथ में ही नौकरशाही रखने स्टार्ट कर दिए, यानी कुछ अधिकारी लोगों की नियुक्ति है वो भी उन्होंने कर दी। और बाकी के जो राज्य थे जिन्होंने स्थायी सेना नहीं बनाई, वो
दूसरों की सेना पर निर्भर रहने लगे, जो सहायक सेना है उसी पर डिपेंड रहने लगे। और सैनिक जो भर्ती किए जाते थे अक्सर किसान वर्ग के लोगों में से ही भर्ती किए जाते थे। तो ये उनकी महाजन पदों की क्या हो गई, प्रमुख विशेषता। अब फिर याद कीजिए भी उन 16 महाजन पदों में से फिर धीरे धीरे कौन सा ज्यादा पावरफुल हो गया, वो था मगध, जो कि आज का हमारा आधुनिक बिहार है, जो 6ठी से 4थी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, वो बन गया। अब बात ध्यान रखनी है भी उसके प्रमुख कारण क्या रहे भी, यहां पर ये मगध है वो बहुत शक्तिशाली हो गया और इसका प्रभाव है वो धीरे धीरे अन्य महाजनपदों पर दूसरे क्षेत्रों के ऊपर भी पड़ने लगा। तो इसके प्रमुख कारण समझिए वो है, एक तो ये क्षेत्र उपजाऊ था, यहां पर इसलिए खेती बहुत अच्छी थी क्योंकि यहां पर गंगा नदी, सोन नदी, गंगा की बहुत सी सहायक नदियां हैं वो बहती थी, तो इसलिए ये जो मैदानी क्षेत्र था ये उपजाऊ था। दूसरा, यहां पर लोहे की खदान थी, तो आर्मी के लिए हथियार है वो बना लिए जाते थे। यहां के जंगलों के अंदर हाथी मिल जाते थे, तो वो भी सेना के लिए बहुत यूजफुल रहे। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के अंदर जो व्यापार के लिए जलमार्गों का इस्तेमाल करने लगे, जो उनको काफी सस्ता पड़ता था और आसान भी रहता था व्यापार करना, तो नावों के माध्यम से व्यापार है वो भी कर लेते थे। और बात करें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें लिखी है जिन लोगों ने, उन्होंने इसके शक्तिशाली होने का जो कारण बताया वो बताया है वहां के शासकों की नीतियों को भी, पॉलिसी उनकी अच्छी थी। अगर हम बिंदुसार और अजात शत्रु की बात करें तो वो काफी योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री हैं वो इनकी नीतियों को लागू करते थे। तो ये कुछ 5 कारण हो गए। कुछ कारणों की और बात कर लें जिसकी वजह से मगध है वो शक्तिशाली हुआ। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था क्योंकि यहां पर पहाड़ियां थी और उनकी वजह से ऑटोमेटिक उनको सुरक्षा है वो मिल जाती थी। अब बात करें इस, क्योंकि हर महाजनपद की एक क्या होती थी, राजधानी, तो उसी प्रकार से मगध की जो प्रारंभिक राजधानी रही उसका नाम था राजगाह। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक राजधानी का नाम था राजगाह, जो पहाड़ियों के बीच किलेबंद थी और सुरक्षित थी। और शायद आज जो आधुनिक बिहार है वहां पर एक जगह है राजगीर, शायद इसी राजगीर का ही ये बदला हुआ नाम रहा होगा राजगाह, जो राजगाह धीरे धीरे क्या बन गया, राजगीर बन गया। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछे तो क्या बताओगे, राजगाह, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है राजाओं का घर। राजा जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, राजा राजधानी में रहते हैं, और राजधानी कहां थी, राजगाह के अंदर थी। और फिर 400 ईसा पूर्व के अंदर पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, आज हम जिसको पटना कहते हैं बिहार के अंदर, वो है पाटलिपुत्र। शायद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र बना और बाद में यही पटना। तो 400 बीसी के अंदर राजधानी किसे बना दिया गया, पाटलिपुत्र को, जो गंगा के किनारे थी और इसलिए आवागमन, व्यापार करना, इधर उधर जाना वो भी आसान हो गया। तो 16 महाजनपदों में शक्तिशाली होकर उभरा मगध, आज का बिहार। पहली राजधानी बनी राजगाह, दूसरी राजधानी बनी उसकी पाटलिपुत्र बन गई। तो अब क्या हुआ, इसका जो शासक था उस टाइम जहां जब पाटलिपुत्र राजधानी बनी, धनानंद। अब धनानंद को पराजित करता है चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त मौर्य। वो इसको हराकर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना करता है और फिर यहीं से तो अपना ये चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। भी 600 बीसी की हमने जो बात की, यानी महाजनपदों से आगे का सफर, तो हम उस सफर में कहां तक पहुंच गए, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश की स्थापना हो गई है। अब मौर्यों के अंदर सबसे जो प्रसिद्ध सम्राट रहा अशोक, तो उसने वहां क्या क्या किया, किस प्रकार से वो शासक बना, उन सभी चीजों को अगले वीडियो सेशन के अंदर पढ़ेंगे। किसी बात को लेकर धनानंद ने
गुरु चाणक्य का अपमान कर दिया था, तब वो चैलेंज करके आया था और अपना बदला लिया अपने चेले की सहायता से। चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया गया था। तो अब अगले वीडियो सेशन में हम आगे के मौर्य वंश से आगे की कहानी है भी, क्या सिस्टम रहा, कौन से शासकों ने क्या किया, और यहां इस पूरे चैप्टर में हम उत्तर भारत और दक्षिणी भारत दोनों राजवंशों को साथ लेते हुए वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और वहां के आर्थिक डेवलपमेंट को है वो अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आनंद आया होगा और बहुत सी बेसिक चीजें हैं वो आपके क्लियर हो गई होगी। और नोट्स फॉर्म में आप इनको, यहां जो नोट्स फॉर्म के अंदर हर चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्कूली पाठ्यक्रम के हिसाब से इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। हाँ, साथ में किताब जरूर पढ़िएगा और मानचित्र के ऊपर लोकेशन का अभ्यास है वो भी बार बार करते रहिएगा। अभी सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम भी आपको रिवीजन भी कराएंगे और रेगुलर अपना जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।